हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। वीडियो को देखने से पहले आपकी किताब और नोट्स पेन साथ में रखिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी विषय में 10वीं कक्षा का चौथा प्रकरण, एक प्रश्न चार अलग अलग विदेशी महानुभावों से, जिसमें 2 पुरुष है 2 स्त्रियाँ हैं, लेखक जवाब प्राप्त कर लेते हैं और कुछ चिंतन भी करते हैं। उस चिंतन के रूप में इस प्रकरण के इस लेख के अंतिम पैराग्राफ में लेखक अपना उपसंहार रूप सारांश देते हैं। इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। इन चारों उत्तर हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, हम लोग बड़े आलसी हैं और हम लोगों में उदारता नहीं है। उसका सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसकी करने में दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। तो एक पूरा उत्तर लेखक को मिल गया अपने प्रश्न का कि सारांश रूप में इस चारों उत्तरों को उन्होंने जोड़ दिया कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर, समय समय पर जो काम हमें जहाँ पर करना है वह उपयुक्त मतलब योग्य काम न उठाकर हम अपने काम में गर्व न लेकर, हम अपने काम में उस समय गर्व न रखते हैं, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर और जब काम करते हैं तो उस काम से लोगों को क्या लाभ होगा, मेरे अपने को क्या लाभ होगा, तो वह जिम्मेदारी न उठाकर अपने काम की एक एक तफसील का मतलब होता है हमारे काम करने का जो ढंग है, काम करने की जो पद्धति है, एक एक पद्धति, काम करने की एक एक योग्यता, तो सब काम करने की पद्धति या योग्यता वह उस तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होगा। ये क्या करना है? उसमें दत्तचित्त होना। दत्तचित्त मतलब संपूर्ण डूब जाना है काम। जो भी काम करते हैं बस उसी में डूबे रहे, तब जाकर के हम काम को सफल कर पाएंगे। तो ये न करके और परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। तो पहले ठीक समय से जो उपयुक्त योग्य काम उसको उठाना है, उसमें जो काम मैं कर रहा हूँ उसके प्रति आपको अभिमान होना चाहिए, गौरव, और वो उस काम से किन किन को, मेरे अपने को और दूसरों को भी क्या लाभ होगा, अपने आप के प्रति और लोगों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी, वह न समझकर उसके साथ साथ उस काम की बारीकाई, एक एक पद्धति, एक एक योग्यता, उसको न समझकर दत्तचित्त होकर, जब तक हम उसमें डूबे नहीं रहते, दत्तचित्त होकर डूबना मतलब आलसी नहीं होना है। जो तीसरा उत्तर था उस मुद्दा का कि हमें उसमें आलसी नहीं होना है, दत्तचित्त होकर डूबकर निरंतर काम करना है और लास्ट में जब काम खत्म हो जाए उसके बाद हम साथ साथ लोगों को भी उसको सिखाए कि इस ढंग से काम करके हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते। तो वह उदारता, तो इन सब के प्रति हम प्रामाणिक रूप से सजाग नहीं हैं, परिणाम स्वरूप हम अपना ही नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए
कि चारों मित्रों ने उत्तर देकर हमारी किस क्षति को उजागर किया, तो हमारे दोषों को बतलाया है कि ये सारे हम में दोष है। उन सब को मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। ऊपर लेखक ने ये उत्तर पूर्ण कर दिया कि यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे, सूत्रवत मतलब इन चारों उत्तरों को हम सूत्र में बांध दें और उस सत्य को जानना चाहे, तो मैं कहूँगा, लेखक कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। इस देश में हम जन्म लेते हैं, उसके साथ ही इस देश के नागरिक बन जाते हैं और पहली कक्षा से लेकर के हम जहाँ तक पढ़ाई करते हैं उसके पहले, दूसरे या तीसरे पेज पर हमारे नागरिक धर्म को बताया गया है, हमारे मूलभूत अधिकारों को बताया गया है। पहले पन्ने पर प्रतिज्ञा दी गई, भारत मारो देश, शब्दा भारती हमारा बाइबल, वहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन हम अपने नागरिक कर्तव्यों और उसके साथ साथ अपने अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पहले के नेता थे वे अपने व्यक्तित्व से, अपने गुणों से, अपनी योग्यताओं से दूसरों को आगे बढ़ाते थे। लेकिन आजकल के नेता बस दूसरों से ही या अपनी प्रजा से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे। किस तरह उनको सीढ़ियाँ बना करके मैं आगे बढ़ जाऊँ, बस उसी में डूबे रहते हैं। और हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की तीसरी समझते हैं। और जिन नेता, चाहे ईश्वरीय रूप हो, हमारे अलग अलग इष्ट देवता हैं या हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बस उन्होंने ये कहा था, वो कहा था, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन उनके कर्तव्यों के प्रति हम ध्यान नहीं देते या उनके कर्तव्य पथ पर चलकर अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बदलना नहीं चाहते। बस उनकी पूजा उपासना करके हमारा काम खत्म, उसी में हम अपनी इतिश्री समझते हैं। इतिश्री मतलब सब कुछ, बस इसी में सब कुछ समझ आता है, इसी में सब पूर्ण हो जाता है। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। तो पहले तो उनके कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों का पालन नहीं करते और अपने जीवन का संगठन नहीं करते। जीवन को संगठित करना है मतलब हम में अनेक प्रकार के टैलेंट हैं। हमारा मस्तिष्क जो विचारों को बार बार हमारे सामने प्रकट करता है। हम अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके देश की सेवा कर सकते हैं, हम अच्छे किसान बन सकते हैं, अच्छे कारीगर बन सकते हैं, अच्छे कलाकार बन सकते हैं। ये सारे टैलेंट हमें होते हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व का संगठन नहीं करते। और व्यक्तित्व का संगठन नहीं करते तो सामाजिक संगठन और पारिवारिक संगठन की तो बात ही कम। जब हम अपने आप में संगठित होकर अपने व्यक्तित्व को उभारते हैं, सब कुछ प्राप्त करके, जैसे ऑलराउंडर की बात, तो उसमें सारे टैलेंट समाये हुए हैं, लेकिन उसको वह अपने आप पर लागू करे, दूसरों को भी सिखाए और इस प्रकार संगठन बनाकर आगे बढ़े। यही कारण है कि हम वही के वही हैं, और जब ये नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ है वही के वही ठहरे। संसार वेग से चला जा रहा है और हम तटस्थ हैं, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। संसार बड़ी तीव्र गति से, देखिए हमारे घर घर तक विदेशी चीज़ वस्तुएं घर कर गई। हम जिन रोज़मर्रा जीवन वस्तुओं की उपयोगिता कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, हमारे रसोई घर तक
हमारे बच्चों के खिलौने तक सब कुछ, हमारे सौंदर्य प्रसाधन, स्नान करने के साबुन, हमारे टूथब्रश, और अब सुबह से जिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं उन सब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जिनकी प्रोडक्ट हम सुबह से ही शुरू कर देते हैं। मतलब संसार तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम तटस्थ हैं कि बस ये सब कर रहे हैं ना, हमें करने की क्या ज़रूरत है, हम ठहर के खैर। बस यही सोचते रहते हैं कि सामने सब कुछ जो आकर हमारा काम कर देते हैं। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? लेखक का ये सवाल है हमारे लिए कि दूसरा क्या करेगा हमारे लिए जब हम खुद हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव के शिक्षक, ये इनमें से कुछ भी क्यों ना हो, तो भी हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में ज्ञान जान आ जाएगी। तो देखिए लेखक लास्ट में ये कह रहे हैं कि यदि देशभक्ति बड़े बड़े व्याख्यान देने में ही नहीं किंतु ठीक तरह से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े व्याख्यान दे करके लोग उसको सुनते हैं लेकिन कभी अमल में नहीं लाते। हमारे नेता भी बड़े बड़े व्याख्यान कर जाते हैं, माइक टूट जाए इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, हम लोग तालियां बजा करके कोरे के कोरे घर पर बस वहाँ गए, कुछ खाना वाना मिल गया, नाश्ता वास्ता वगैरह। इससे आगे क्या? इससे आगे ये है कि वास्तविक उन्नति हमारी काम करने में है, ठीक तरह से काम करने में। यदि हम यह अनुभव कर सके कि कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो भी हम अपना अपना काम, चाहे जिस भी पोजीशन में क्यों ना, हम किसी भी स्थिति में क्यों ना, लेकिन जहाँ पर भी है हम अपना काम ठीक से करें, अपने कर्तव्य को समझें, तो भी हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े बड़े लोग भी ये बातें कह गए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे संकुचित हो, मतलब अपनी मर्यादा का या विराट या जाहिर जनजीवन का, चाहे कुछ भी हो। लेखक ने कुछ व्यवसायकारों के नाम यहाँ लिए कि हम चाहे धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार या गांव, छोटे से गांव के शिक्षक, इनमें से कुछ भी हो तो भी हमारा देश एकदम जाग उठेगा। कब? जब हम अपने काम में गर्व लेकर, जिम्मेदारी समझकर, निरंतर काम करके आलसी न बनकर और उस काम को दूसरों को सिखाकर उदार बनकर निरंतर आगे बढ़ेंगे तो भी हम किसी भी देश से कम नहीं हैं। और ऐसा जब करेंगे तो देश के एक एक अंग में जान आ जाएगी, मतलब लोग जागरूक होंगे और जागरूक होंगे तो अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होंगे, हर काम अच्छे से होगा और देश प्रगति करने लगेगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं। तब 3 बार ये कहते हैं कि हमारे देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की, नागरिक तो है सब, लेकिन उपयुक्त नागरिक ये बहुत बड़ा शब्द है। उपयुक्त होना मतलब अपने अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ, चाहे जो भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी स्वार्थ से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने स्वाभिमान से मैं अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, यही सोचकर जब हम सब उपयुक्त नागरिक बनेंगे तब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा देश उन्नति करेगा, ये तय। यहाँ ये प्रकरण खत्म हो जाता।
इससे जुड़े बहुत सारी बातों को मैंने आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। आप इस स्वाध्याय के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिख लेना। व्याकरणिक बातें भी जितनी आई हैं मैंने समझाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रकरण देखेंगे। आप हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।